नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरगुजा जिले में हुए 17 फरवरी को पहले चरण के मतदान में विजयी हुए जिला पंचायत सदस्यों को अंबिकापुर के कलेक्टर सभाकक्ष में प्रमाण पत्र दिया गया। पहले चरण के मतदान में जिला पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 1 से लेकर 7 तक में वोटिंग हुई है, जिसमें बीजेपी के 4, कांग्रेस के 2 और 1 सीट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की महिला प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। इधर प्रमाण पत्र वितरण के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी को अच्छी बढ़त मिली है। जिला पंचायत में भी इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं क्षेत्र क्रमांक 1 से जीती प्रत्याशी दिव्या सिसोदिया ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने उनके नाम पर भरोसा जताया है, तो मैं क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करूंगी। वहीं पहली बार महापौर बनी महिला प्रत्याशी मंजूषा भगत ने कहा कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। जिला पंचायत में क्षेत्र में महिला प्रत्याशियों ने अपना हुनर दिखाया है और जीतकर अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए महिलाएं सामने आ रही हैं। पहले फेज के चुनाव का प्रमाण पत्र रिटर्निंग अफसर के द्वारा बांटा गया है। प्रमाण पत्र के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई, कौन कितने मत प्राप्त किया है, कितने मतों का अंतर है। एक बात और स्पष्ट हुई कि कल तक जो दावे किए जा रहे थे कांग्रेस के द्वारा कि उनकी 3 सीटें हैं, आज ये समझ में आ रहा है कि उनकी केवल 2 सीटें हैं। एक रायमुनिया ग्राम जो सीट नंबर 7 से उदयपुर से निर्वाचित हैं, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सदस्य हैं। इस रूप में देखें तो आज जो परिणाम सामने में आया है उसमें 2 कांग्रेस का है, 1 गोंडवाना गणतंत्र का है और 4 भारतीय जनता पार्टी की शानदार बढ़त के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे फेज में आज 4 सीटों का निर्वाचन है। उसके बाद 23 तारीख को 3 सीटों का निर्वाचन है। हम लोगों को बहुत अच्छी बढ़त मिलने की उम्मीद है और गोंडवाना वालों से भी बातचीत चल रही है, उनका भी मदद हम लोगों को मिलने की उम्मीद है। तो जिला पंचायत हम लोग बहुत मत के साथ आ रहे हैं और जब परिणाम आएगा 23 तारीख का अंतिम चरण का, तो आपके सामने में सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जिला पंचायत में अपनी सरकार बनाएगी और ये सरकार महिला बहुलता वाली होगी। 14 में से 11 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए हो गई है। जो ऐसे तो आरक्षित 9 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों में जो सामान्य सीटें थी उसमें भी महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। महिलाओं को जिस प्रकार से मजबूत करने का आप सबकी भी इच्छा होती है, हम सबकी भी इच्छा है। प्राकृतिक रूप से महिलाएं अपने उसमें आ रही हैं और मजबूती के साथ उन लोग नेतृत्व कर रही हैं। मेरा पायल विजय सिंह तोमर नाम है। मैं क्षेत्र क्रमांक 2 से अभ्यर्थी थी और हम विजय प्राप्त किए हैं। अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो भी कमियां थी पिछले 10-12 सालों में, उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि अगली बार हमें ज्यादा वोट के लिए ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। लोग खुद से आए और हमें बोले कि नहीं अच्छा काम हुआ है और आप लोगों को ही हमारा समर्थन जाएगा। इस बार चुनाव में महिलाओं को ज्यादा बीजेपी ने समर्थन किया है और दिल्ली में भी जो है तो महिला ही प्रत्याशी मुख्यमंत्री बनी हुई है और राष्ट्रपति भी हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे एक महिला के तौर पर? भैया, नारी शक्ति को हमारा देश बहुत प्रोत्साहन दे रहा है, तो इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा खुश भी हैं। और भाई, नारी शक्ति ऐसी है कि हम घर भी चला सकते हैं, हम देश भी चलाएंगे, हम समाज भी चलाएंगे। हम एक एग्जाम्पल देंगे अपने देश के तरफ से कि नारी शक्ति, हमारे देश की नारी शक्ति भी बहुत कुछ कर सकती हैं और अपने देश को संभाल सकती हैं। आप एक महिला हैं, देश के लिए अन्य महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे इस संदेश में? मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि सबको जागरूकता सबको रखनी चाहिए। सब अपनी तरफ से अपना विल पावर दिखाएं, अपने आप को आगे लाएं और बताएं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट है, हम उसमें रह रहे हैं, हम अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं और सिर्फ घर ही नहीं, हम पूरा देश भी चला सकते हैं। मैं बाकी सब महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को और अपने देश को आगे करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए।
मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस बार मंजूषा दीदी हमारी महापौर बनी है और भी महिला है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन मिलेगा उनकी तरफ से। हम लोग अपने ग्राम में भी कोशिश करेंगे कि शहर जैसा अपने ग्राम को भी बना सके और जितनी भी कमियां हैं उन सबको दूर कर सके। और बस यही चाहती हूँ कि हमारा देश विकास करे, जैसा मोदी जी कहते हैं कि पंच से पार्लियामेंट तक। तो हम चाहते हैं कि सब विकसित हो और हमारा देश बहुत जल्द से जल्द डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके। देखिए, सरगुजा जिले में जो प्रथम चरण का निर्वाचन था, पंचायत निर्वाचन, वो 17 तारीख को संपन्न हुआ। इसमें जिला पंचायत क्षेत्र से कुल 7 निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव संपन्न हुआ। इन 7 निर्वाचन क्षेत्रों में आज हमने यहाँ कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में सभी विजयी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसमें अगर बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 से श्रीमती दिव्या भारत सिंह सिसोदिया, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 से श्रीमती पायल सिंह, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 से श्रीमती अनिमा किरकिट्टा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 से श्रीमती मोनिका पैकरा, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 से श्री विजय अग्रवाल, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 से श्रीमती राधा रवि और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 से श्रीमती रेमुनिया करियाम। जो विजयी घोषित हुए हैं उनको मैंने आज रिटर्निंग अधिकारी जिला पंचायत की हैसियत से जो विजयी अभ्यर्थी हैं उनको प्रमाण पत्र प्रदान किया है और उनके निर्वाचित होने की घोषणा। बहुत खुशी हो रही है कि जिला पंचायत 7 सीटों का चुनाव हुआ, उसमें 6 महिलाएं हैं, तो खुशी तो होगी ही। मैं खुद प्रथम महिला महापौर हूँ, तो और ज्यादा खुशी है। और दिल्ली में भी अभी कल देखे कि मुख्यमंत्री महिला ही है, तो ये हमारे जो जनता इतना महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, तो इससे और ज्यादा दुगनी खुशी बढ़ जा रही है। राष्ट्रपति से लेकर निचले स्तर तक महिला ही महिला है। हमको इतना अवसर मिल रहा है महिलाओं को, तो हम पूरा जनता के साथ है। चाहे विकास का मामला हो, चाहे शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, चाहे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अपनी है, तो इसलिए हमारे महिलाओं को ज्यादा विश्वास और भरोसा देकर टिकट दी है और जिताए भी है। तो आने वाले समय में महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं, अपना समय देती हैं, तो विकास ही विकास चारों ओर दिखाएगा। जिला पंचायत से लेकर अंबिकापुर शहर तक ये उम्मीद लेकर हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। क्योंकि 10 साल बाद वापसी हुई है शहर सरकार में आप लोगों की, तो किस तरह की इस बार उत्साह देखने को मिलेगा शपथ ग्रहण समारोह में? क्या कुछ खास विशेष रहने वाला है? देखिए, हमारे चुनाव समय से लेके देश के हमारे प्रदेश के जो मुखिया रोड में सबसे अपील किए वोट मांगने से लेकर, तो शहर की जनता ने जिस तरह के आशीर्वाद दिए हैं, और 10 साल जो पुराना कांग्रेस का सरकार जो यहाँ बंदर बाट पूरे शहर को धो डाले हैं, कहीं विकास के नाम पर जीरो है, वो सबको देखते हुए इसमें दोबारा यहाँ बहुत काम की जरूरत है और काम करने की आवश्यकता है। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ सीएम ही आएंगे। अभी चर्चा हो रहा है संगठन के द्वारा, और संगठन वाले हमेशा अनुरोध कर रहे हैं कि क्योंकि सीएम का ही हाथ है यहाँ जिताने से लेकर अंबिकापुर शहर से लेकर जिला पंचायत तक टिकट देने का, तो महिला ही महिला दिख रहे हैं, तो सीएम तो पूरी तरह गोद लिए हैं, फंड की कोई कमी नहीं होगा। उधर अंबिकापुर में शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। अंबिकापुर शहर में फेयरवेल पार्टी मनाने पहुंचे रिंग रोड में सरेआम छात्र छात्राओं ने स्टंटबाजी की, जिसको वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम भतौली के छात्रा और छात्राएं फेयरवेल पार्टी मनाने अंबिकापुर के निजी होटल पहुंचे थे और इस दौरान शहर के रिंग रोड में जमकर स्टंटबाजी की थी। उक्त मामले में जो है कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्टंट करने वाले छात्र छात्राओं को निलंबित कर दिया है और छात्रों को अभिभावकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सही स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो परीक्षा में छात्र बैठने से वंचित हो सकते हैं। ऐसे कुछ बच्चों की जानकारी मिली है और वो हमारे आत्मानंद स्कूल के बच्चे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। तो उस पर हमने जो है उनको निलंबन की कार्रवाई की है और उनके अभिभावकों से हम स्पष्टीकरण चाहे हैं
अगर स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं रहा तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो स्पष्टीकरण उनके आने के बाद ही देखा जाएगा। घटना है वो स्कूल परिसर में नहीं हुआ है और स्कूल के समय में नहीं हुआ है, और ये स्कूल का जो उनका पीएल कर दिया गया था, प्रिपरेशन लीव कर दिया गया था, उसके बाद बच्चे जो है बाहर में हुड़दंग किए हैं। तो इस संबंध में जो भी होगा कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। कितने छात्र छात्राएं हैं? ऐसे ही कुछ 10-11 बच्चों का जानकारी मिल रही है। उधर अंबिकापुर के नया बस स्टैंड के पास में दिन दहाड़े पिकअप वाहन चालक से मारपीट कर 42,000 रुपए की लूटपाट के बाद जो है एक बार फिर गंगापुर के रिहायशी इलाके में खोले गए शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान हटाने की मांग शुरू हो गई है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगापुर शराब दुकान के शराबियों और शराब के नशे में बदमाश किस्म के जो है लोगों के द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी मुख्य वजह गंगापुर का अंग्रेजी शराब की दुकान है। शराब दुकान के पास रहने वाले लोग काफी समय से परेशान हैं और वहीं लोगों ने शराब की दुकान को लंबे समय से हटाने की मांग कर रहे हैं। सेंट टंकी लोड किया था। मैं जा रहा था उदयपुर और उधर से आ रहा था तो उनको मैं बोला कि भैया कट मत मारिए, ऐसे ही बोला था। हाँ, मर जाओगे तो फिर मैं मेरे ही ऊपर में बदनाम हो जाएगा। और उसे आया और एकदम सटा दिया। 40 और 42,000 रुपया था, उसको भी लूट ली गए। और 2 जन थे और मारते मारे गाड़ी को सामने खड़ा करके चाबी भी लूट ले गए हैं। हॉस्पिटल में लाया गया। मेरे को जानकारी नहीं था उस समय। देखिए, जो हमारा अंबिकापुर शहर का न्यू बस स्टैंड है, वहीं पर वो गंगापुर है और वहीं पर एक घटना घटी है। कल दिन दहाड़े एक घटना घटी है। तो आप सोच सकते हैं कि दिन दहाड़े में एक घटना हो रही है तो रात के समय में, और जब वहां पर शांत माहौल हो जाता है तब क्या क्या वहां पर होता होगा। ये बहुत ही गलत कृत्य हो रहा है हमारे अंबिकापुर शहर में, क्योंकि लगातार आए दिन इस तरीके से उस गंगापुर शराब दुकान के द्वारा वहां पर लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे शहर का वातावरण बिगड़ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन इसमें चुप है और शांत बैठा हुआ है। वहां पर बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी किया गया था कि उस गंगापुर स्थित शराब दुकान को हटाया जाए, लेकिन शासन प्रशासन इसमें चुप है और शांत बैठा हुआ है। गंगापुर के शराबियों से लोग बहुत परेशान है। आए दिन लूटपाट हो रही है। जानकारी मिली है कि वहाँ पे एक पिकअप वाले को रात से मारे 42,000 रुपये लूट लिया उसका। तो शासन से ही हमारा अनुरोध है कि वहाँ जो शराब दुकान है उसको जल्द से जल्द वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वो बस स्टैंड के नजदीक में है। महिला लोग, बाहर के प्रदेशी लोग आते जाते हैं, उनको वहाँ पे कोई आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो आज वो कल दिन में घटना हुई है, कल शाम को भी लोग आते जाते हैं, लूट लेंगे। आदमी क्या कर सकता है? उस चीज पे कंट्रोल किया जाए या वहाँ से शराब दुकान को हटा के ऐसी जगह किया जाए कि जहाँ वो एरिया सुरक्षित रहे, लेकिन माँ बहन बेटियों के लिए, कि जिसको कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। मतलब उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने अब प्रदेश में नई औद्योगिक और व्यावसायिक स्थापना नीति लागू की है और इस नीति के तहत कोई भी सरकार को आवेदन पत्र जमा करके 24 घंटे में 7 दिन अपना संस्थान खोल सकता है। आपको बता दें कि इस संबंध में सरकार ने व्यापक रूप से नीति बनाई है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने गणेश अग्रवाल, जो कि सदस्य हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनके साथ खास चर्चा की। आप भी सुनिए इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। वातावरण पे तो बहुत असर पड़ेगा। अभी हम 10 बजे जब घर पहुंचते हैं तो हमारी वाइफ बोलती भैया इतना लेट क्यों आ रहे हो। अगर हम 12 बजे पहुंचने लग जाएंगे तब स्थिति और बदलेगी। तो ये अच्छा तो नहीं होगा घरों के हिसाब से। ये अच्छी परिस्थितियां नहीं बनने वाली, बिल्कुल तकलीफ होने वाली है। शासन बढ़ा देगी, कोई सिक्योरिटी बढ़ा देगी, क्या करने वाली सरकार जो 10 गुना फीस बढ़ाना चाहती है? 2 गुना समझ में आता है। आदर्श वातावरण ये है कि अगर जैसे पुलिस परेशान करती है 10 बजे के बाद व्यापार को बंद करना है, अगर वो 11 बजे तक और 12 बजे तक कोई कंफर्टेबल खोल सकता है। तो आप आवेदन करें, आप जब तक चाहें खोल सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, क्योंकि वापस लाइसेंस है। हाँ, कि आपने 24 घंटे के आवेदन किए हैं, आप 12 तक खोलें, 1 तक खोलें, 2 तक। हाँ, तो आदर्श वातावरण ये है कि सुबेरे 10 बजे एक वर्किंग टाइम होता है हर चीज का। 10 बजे से रात को 10 बजे तक दुकान खोले,
तो एक वर्किंग टाइम 12 घंटे का बहुत होता है और 12 घंटे से ज्यादा आदमी काम कर नहीं सकता, उसको भी एक रेस्ट की जरूरत है, आराम की जरूरत होती है। ड्यूटी भी कर सकते हैं? हाँ, शिफ्ट ड्यूटी तो कर सकते हैं, लेकिन 12 घंटा बहुत पर्याप्त है व्यापार के लिए। और आप जितना ज्यादा व्यापार का समय बढ़ाएंगे ना, उतनी तकलीफें बढ़ेंगी, ग्राहक का कंपटीशन बहुत ज्यादा पैदा होगा, उसके पास चॉइसेस ज्यादा बढ़ेंगी, उससे भी दिक्कत होती है, उसके भी माइनस पॉइंट्स है। ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि इससे लॉजिस्टिक बहुत बढ़िया हो जाएगा कि जो चीजें हम दिन के समय में या दूसरे दिन भेज रहे थे वो उसी दिन भेजने लग जाएंगे? लेकिन ऐसा हो पाना इसलिए संभव नहीं है कि ट्रांसपोर्टर का एक गाड़ी का लोड करने का टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के बाद वो दूसरी गाड़ी फिर लोड कर पाए उसी दिन, ये संभव नहीं है। वो एक चक्र होता है उनका कि सुबेरे वो गाड़ी जाती है, फिर वो अगले दिन वापस आती है, तो फिर शाम को लोड होती है, तो वो एक ही चक्र एक बार में हो पाएगा। वो टाइम सरकार की इस नीति से रेस्टोरेंट को, बार को, ढाबा वालों को, ऑनलाइन वालों को ही ज्यादा लाभ हो सकता है, लेकिन फिर बात वही आएगी फिर शराब नोशी ज्यादा होगी। बिल्कुल, अगर समय ज्यादा बढ़ाया जाता है और बार के लिए समय बढ़ाया जाता है तो बार का टाइमिंग बढ़ेगा। सबके लिए 24 घंटा 7 दिन हो गया। बिल्कुल, सबके लिए हुआ तो वो पर्टिकुलर बार के लिए वो नहीं करेंगे तो संभव भी नहीं हो पाएगा, और वो उससे न्यूसेंस वहीं से क्रिएट होता है, प्रॉब्लम वहीं से पैदा होती है। तो ये बार वालों को तो बहुत कंट्रोल करने के लिए उसको 11 बजे तक बहुत पर्याप्त है कि 11 बजे तक आप अपनी दुकान बढ़ा लीजिए, और आदर्श समय कि सुबह 10 बजे 9 बजे आपने दुकान खोला और रात 11 बजे बंद कर दिया, इससे ज्यादा समय की आवश्यकता है नहीं। तो मांग क्यों उठती थी कि 24 किया जाए? मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोगों ने, जैसे मैं भी चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी जुड़ा हूँ, कैट से भी जुड़ा हुआ हूँ, इस तेलीपारा रोड का व्यवसायी संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ, हमने कभी 24 घंटे दुकान खोलने की मांग नहीं की है। ये मांग किसके द्वारा की गई, ये मेरे समझ से तो परे है, और 24 घंटे की आवश्यकता नहीं, केवल मांग इतनी ही थी कि 10 बजे जो पुलिस परेशान करती है वो परेशान ना करे, इतनी। बाकी मतलब जो व्यवसायी हैं उनको व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त समय मिले, पर्याप्त उनको लोडिंग अनलोडिंग के लिए समय मिले। कई बार क्या होती है कि डे टाइम पे गाड़ियां नहीं लग पाती, हमारी जो बाहर से बहुत बढ़िया होगी। 24 साल अगर ये चाहिए वो हम लोग अपने गोदाम पे खाली कराते हैं, तो उसमें जो तकलीफ होती थी उस तकलीफ में जरूर थोड़ी सुविधा मिलेगी हमको। कुल मिलाकर ये मानते हैं कि कुछ रोजगार बढ़ेगा, कुछ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा बिल्कुल बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों की सैलरी भी बढ़ जाएगी इससे, अगर उसकी टाइमिंग बढ़ती है और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तो बिल्कुल सैलरी बढ़ेगी। ये आप चाहते हैं कि सरकार अब उन योजनाओं की समीक्षा करे जिससे लेबर थोड़ा से काम करने के लिए? बिल्कुल इसकी समीक्षा करने की बहुत जरूरत है, और लोग बोलते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, और जब हम काम पे बुलाते हैं तो काम करने को आने को तैयार नहीं है। तो रोजगार की दिशा में सरकार को जरूर काम करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए, और ये जो फ्री की योजनाएं हैं अगर सरकार बंद करेंगी तो लोग जरूर काम करने आएंगे। सरकार के पास ये मांग लगातार आ रही थी कि जो दुकान स्थापना अधिनियम उसको बदला जाए, और जो श्रम नियोजन का पुराना नियम जब व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 24/7 की पॉलिसी। जी, सरकार की ये पॉलिसी अपनी जगह खराब नहीं है। ये प्रॉब्लम या ये मांग क्यों उठ रही थी, उसके पीछे कारण ये था कि 10 बजे के बाद पुलिस वाले लोग बोलते थे दुकान बंद करिए, तो वो प्रैक्टिकल में संभव नहीं, कभी किसी की दुकान 10 बजे बंद हो रही है, कभी 11 बजे बंद हो रही है, और 24 आवर दुकान सभी दुकानें खुल पाए ऐसा संभव भी नहीं है। और थोड़ा सा रात को आप समझ सकते हैं कि न्यूसेंस भी क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से 24/7 संभव नहीं है। फिर भी ये एक अच्छी बात है कि सरकार, अगर हमें 11 बजे तक भी हम दुकान खोल रहे हैं और पुलिस वाले परेशान नहीं कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था एक अच्छी व्यवस्था है कि हम 11 बजे खोल रहे हैं तो दिक्कत नहीं, 11 बजे तक खोल रहे हैं तो दिक्कत नहीं, और सुबह हम 9 बजे खोल लें या 6 बजे खोल लें तो सरकार को परेशानी नहीं है। तो इससे पब्लिक को हम फायदा दे पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार का ये कहना था कि इससे न सिर्फ नए रोजगार का सृजन होगा बल्कि व्यवसाय में प्रतिद्वंदिता भी बढ़ेगी, तो ग्राहकों को सुविधा भी मिलेगी और बेहतर माल चूज करने के लिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सरकार जो अभी 1 रुपए किलो में चावल दे रही है ना, तो लेबर वैसे ही नहीं मिल रहे हैं, तो 24 घंटे के लिए लेबर, 2 शिफ्ट में लेबर आपको चाहिए, तो वो व्यवसाय तो सृजन होता है लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में काम करने वाले मिलते नहीं, इसकी एक बड़ी तकलीफ है इस बात की। तो हमको 12 घंटा काम करने के लिए आदमी मिल जाए तो वो बहुत है हमारे लिए। 24 घंटे के लिए 2 शिफ्ट में हम चाहेंगे ना, तो हम तो 2 शिफ्ट में नहीं आ सकते, हम तो एक ही शिफ्ट में आएंगे, तो ये परेशानी तो आएगी। और लेबर मिलते नहीं, लेबर की प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में बहुत पैदा होते जा रही धीरे धीरे, और हमारे यहाँ का लेबर बाहर जाके काम कर लेता है लेकिन हमारे यहाँ काम करने को तैयार नहीं है, तो इससे बहुत फायदा नहीं होने वाला इस बात से। सामाजिक पक्ष में भी कोई असर पड़ेगा इसका? सामाजिक पक्ष में बिल्कुल असर पड़ेगा कि अगर दुकानें 24 आवर खुलेंगी तो जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। अगर सभी दुकानें खोल रही है
तो जैसे दिन का माहौल है वैसा रात में भी माहौल, तो न्यूसेंस जो एक क्रिएट होता है, अगर सभी दुकानें खुलें तो हो सकता है कि न्यूसेंस क्रिएट ना हो। अच्छा, देखा ये भी गया कि अब जो गांव की लड़कियां हैं वो शहरों में दुकानों में काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है, 6-7 बजे तक चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। उनके लिए तो ये बिल्कुल ही वरदान साबित होगा कि अगर वो 6 बजे तक काम कर रही है तो रात 9 बजे तक भी काम कर पाएंगी, 10 बजे तक भी काम कर पाएगी, और अगर 12 बजे तक दुकान खुल रही तो 10 बजे भी आराम से घर जा पाएगी। और अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, और उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अगर उनका ड्यूटी टाइम बढ़ता है तो उनको आर्थिक फायदा भी होगा। किस प्रकार के उद्योग और व्यवसाय इससे लाभान्वित होंगे, बढ़ेंगे? इससे जितने भी ट्रेडिंग व्यवसाय है और मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी फर्क आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन उनका जो अगर ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन कास्ट हमेशा कम होती है, तो प्रोडक्शन का टाइमिंग अगर बढ़ता है तो प्रोडक्शन कास्ट कम होगा। और ट्रेडिंग बिजनेस में ये फायदा होगा कि आदमी के पास चूज करने, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या बोलता है कि मैं 6 बजे तो या 8 बजे तो ऑफिस से छूटता हूँ, सामान कब खरीदूं। अगर 11-12 बजे तक हम दुकान खोल पा रहे हैं तो उसके लिए एक बेहतर अवसर मिल जाएगा कि भैया मैं रात को 9 से 12 के बीच में भी सामान खरीद सकता हूँ, तो एक अवसर तो उसे मिलेगा। 6 महीने के अंदर आवेदन करना ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। 10 गुना फीस बढ़ा दी। ये 10 गुना फीस थोड़ा सा नाजायज है। उधर अंबिकापुर के कलेक्टर सभा कक्ष में पहले चरण के पंचायत चुनाव में जीते हुए जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया गया। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई राधा रवि भी प्रमाण पत्र लेने पहुंची, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की करीबी माने जाने वाली राधा रवि उदयपुर क्षेत्र के क्रमांक 6 से निर्दलीय जिला पंचायत का चुनाव लड़ी है। साथ ही आपको बता दें कि जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो गई। मीडिया से बातचीत के दौरान राधा रवि ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया, मेरा हाथ छोड़ दिया, इसीलिए मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए बीजेपी में शामिल हुई। मुझे ये लगा कि यदि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो शायद कांग्रेस ने मेरा हाथ छोड़ दिया, इसलिए मुझे निर्दलीय लड़ना पड़ा। और कांग्रेस के साथियों ने वहां पे जिस जगह पे बीडीसी कांग्रेस के निकले, जहां सरपंच कांग्रेस के निकले, वहां पे जिला पंचायत राधा रवि को वोट नहीं मिला, तो वजह दिख रही है कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मुझे भाजपा ज्वाइन करना पड़ा। मैं कांग्रेस से थी, लेकिन तब भी मैंने क्षेत्र में शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, स्वच्छता पे काम किया। आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सभी पहले भी थे, पिछले 5 साल में भी आप लोगों का भी कार्यकाल रहा है। अभी भी मैं शिक्षा पे काम करूंगी, स्वास्थ्य पे काम करूंगी। मुझे लगता है कि गांव में, ग्राम पंचायतों में इसी से समस्याओं से जुड़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं, पानी, शिक्षा को लेकर के, और अब सभी मिलकर काम करेंगे, अच्छा करेंगे। नहीं, उस टाइम भाजपा मेरे संपर्क में नहीं तो कि जब बॉन्डिंग हो रही थी उसकी भाजपा ने पूरी जोर लगा दी थी। बिल्कुल नहीं है, सब गलत अफवाह है। मेरा खुद का पर्सनल मेरी इच्छा थी कि मैं ज्वाइन करूं। यदि मैं देख रही हूं कि कांग्रेस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है तो कहीं तो मुझे मिलकर रहना था और मैंने खुद ज्वाइन किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।